कीजिए। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है के आर के एकेडमी के यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इस बैच में। और साथियों, आज ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों का मैं अमन अर्जुन सिन्हा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। के आर के एकेडमी और जो इसके साथ जुड़े हुए शेषाद्री जी जो अपने हैं, को पिछले मैं 4-5 वर्षों से ओनली फॉर टोटली डेडिकेटेड विद सी ए पी एफ एग्ज़ाम मैंने देखा है। एंड लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। और रिसेंटली ही स्टार्टेड हिज ऑन वेंचर द नेम ऑफ के आर के एकेडमी। और मेरी टीम दिल्ली से आप सब लोगों के लिए पेपर 1 का बैच लेकर आई है, जिसमें मेरे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ साथ रितेश कुमार सिंह यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। दीपक सर यहाँ जनरल साइंस का टॉपिक ले रहे हैं, हमारी टीम में हैं। अंकेश सर इंडियन इकोनॉमी और आलोक सर इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट कवर कर रहे हैं। होप कि आपको अन्य सभी वीडियोस भी अवेलेबल हो गई होंगी। और जब आप देखेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट our team is totally dedicated and having a last 10 to 15 years of experience in UPSC field। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जब आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आप सब लोग अगर सर्च करेंगे तो आपकी जानकारी में बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी हमारी टीम के बारे में। आइए, आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पहले देखेंगे, फिर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपको लगभग 5-7 क्वेश्चन भी आते हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा उसको आप ऑनेस्टी के साथ 5 से 7 बार आप उसको रिवाइज करेंगे। फिगर पर मेरा अप्रोच थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिगराइज्ड अप्रोच में हैंडवर्क करके जनरली जो हमें जो बताया गया हुआ है कि एक्चुअली पीपीटी और पीडीएफ का यूज़ करना है, ताकि हम अच्छे कंटेंट को आपको एक रिवीजन बेसिस पर भी एक अवेलेबल करवा सके। जो बच्चे कहीं भी पढ़ चुके होंगे इस कोर्स को लेकर, वो अगले 2-3 महीने में इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप उसको ईजिली लिख सकते हैं, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी क्योंकि पेपर 2 में इंग्लिश भी अच्छा खासा है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ जो आप सर्च कर रहे होते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। पिछले 2-3 वर्षों से मैंने खुद भी, अगर आप देखेंगे जो शेषाद्री जी करोल बाग में जब की कोचिंग वहाँ चल रही थी, हमने वहाँ भी क्लास लिया था। और काफ़ी सारा बच्चों का जो फीडबैक था वो बहुत बढ़िया था। और यही एक विश्वास था कि शेषाद्री जी ने हमारी टीम को चूज किया कि चलिए सर आप अपनी टीम के साथ जीएस का बैच बना। दैट्स द पॉइंट। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। माहौल बना देने का है, अपना कंटेंट इतना शानदार रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस का वीडियो एक अलग से आपके सामने अवेलेबल है, उसमें आप सिलेबस देख सकते हैं किन किन टॉपिक्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे, जो कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्तमान स्थिति में भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। जब जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द वर्ल्ड हम लोग पढ़ेंगे और द अर्थ पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि कैसे
जो पूरा पृथ्वी पर जो एक सुपर महाद्वीप और सुपर ओशियन बनता है, एक पेंजिया पैंथलासा बनता है, फिर उसके टुकड़े होते हैं, फिर उसके टुकड़े होते हैं। एक समय विशेष पर भारत जो कभी साउथ गोलार्ध में हुआ करता था, साउथ हेमिस्फीयर में हुआ करता था, आज वो नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऐसा कैसे हुआ, कैसे फ्लोट्स किया, उन सारी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी भारत की भूवैज्ञानिक संरचना की अगर हम लोग चर्चा करते हैं साथियों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, कोशिश मेरी होगी अभी इन जो मुद्दे आपके सामने यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको 1 से 2 क्लास में आपको मैं फिनिश करूँ। लोकेशन हम लोग आज देखेंगे कि अवस्थिति जो भारत की है वो कहाँ पर है। एंटीपोड की चर्चा हम लोग करेंगे। प्रति ध्रुवस्थ की क्या स्थिति है। एक्सट्रीम पॉइंट सुदूरस्थ बिंदु की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सुदूरस्थ बिंदु जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, ये तो अच्छे खासी सबकी जानकारी में, अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस तरह का, ठीक है। एक्सटेंशंस विस्तार नॉर्थ टू साउथ। भारत का आकार कैसा है। भारतीय उपमहाद्वीप की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। आईएएस 2024 में भारतीय उपमहाद्वीप से क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में आपके एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ से रहेंगे। नेबरिंग कंट्रीज को हम लोग देखेंगे। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखेंगे, सेवन सिस्टर्स को देखेंगे। इसी में पॉलिटिकल इंडियन मैपिंग भी हम लोग देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया में मैं पॉलिटिकल सेक्शंस को लेकर चलता हूं, और इसके आगे जब फिजियोग्राफी स्टार्ट होगा वहां पर हम फिजिकल सेक्शन को लेकर चलेंगे। वाखन कॉरिडोर, पीओके अक्साई चीन, पॉपुलेशन एंड एरिया, जो एक ब्रीफ आपके सामने में इंट्रो रहेगा वो रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आईएसटी लाइन, इन सबको 2 वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। तो शानदार कंटेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले आप लोगों के सामने में मैं बताना चाहूंगा कि करना यह है साथियों आप लोगों को कि आप सब लोग एक भारत का जो मैप है वो अपने स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए। एक बड़ा वाला मैप जो आता है ना, और एक छोटा वाला मैप, दोनों रखिएगा। एक हैंडी भी रहेगा मूव करने के लिए, और एक बड़ा वाला मैप दीवार पे लगा लीजिए, और इस प्रकार से खड़े हो जाइए। पढ़ना सीखिए कि पढ़ते कैसे हैं। यूपीएससी का एग्जाम अगर देना है, और अगर टारगेट गेस्टेड ऑफिसर बनने का आपका अगर है, तो मेरे भाई थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, मैंने खुद यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया हुआ हूँ। सिर्फ 2 नंबर से बाहर में हुआ था, ठीक, सिर्फ 2 नंबर से। जब 2010 का इंटरव्यू मैं यूपीएससी का दे रहा था आईएएस के लिए, तो ओनली 7 मार्क्स से मैं बाहर हुआ था। तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम ऑफ यूपीएससी, एंड हैविंग 3 इंटरव्यू आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ ऑफ यूपीएससी ओनली। उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ ही दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया 2011 से। प्रोफेशनली 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी पढ़ाता था। जब मैं मेंस यूपीएससी का लिख रहा था, बट नॉलेज अच्छा था, तो लोग डिमांड करते थे कि आइए ज्योग्राफी पढ़ाइए, जबकि मैं खुद बीएससी मैथ्स ऑनर्स हूँ प्योरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये मेहनत आपकी होती है, और फ्लुक से नंबर नहीं आते। आई हैव स्कोर्ड 342 एंड 324 मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल 2009 एंड 2010 मेंस। हाँ, तो मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। जो आपको कंटेंट करा के जाऊंगा, अगर उसका 70% भी याद रह गया तो एक प्रश्न हिलने नहीं देंगे, ठीक। तो ये मैप आपको लेकर रखना है नहीं। हियर यू हैव टू सी, just go through with the location of the all states and union territories, in which you can see the Ladakh is here nearby, the Jammu Kashmir, the Himachal Pradesh. That the question demands the surrounding states of that particular state. Like they have given you the question ki what about the surrounding states of Karnataka? How many states having a fence with the Karnataka? Then you have to find out the Karnataka having a fence with the Maharashtra, Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala and the Goa. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 राज्यों के साथ में सीमा लग रही है, किसकी? कर्नाटक की।
अब अगर आइए छत्तीसगढ़ पर जरा सा साथियों देखिएगा, ये रहा आपके सामने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है, इट इज सराउंडिंग विद तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब इस तरीके से आपको मार्कआउट करना पड़ेगा मेरे भाई, मार्कआउट करना पड़ेगा आपको कि कैसे इसकी सीमा, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि which state having a maximum surrounding states or having a border with the surrounding states in India, then it would be what? The Uttar Pradesh. Like you see, उत्तर प्रदेश यहां पर आपके सामने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश आप यहां पर दिखा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सीमा जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, जरा सा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर बिहार के साथ लग रही है, झारखंड के साथ लग रही है, छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है, मध्य प्रदेश के साथ लग रही है, हरियाणा के साथ लग रही है, दिल्ली के साथ लग रही है, उत्तराखंड, एंड द स्मॉलर पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश also having a fence with the Himachal Pradesh. So now you can see there is 8 states. 8 states you can see: Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, और ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश आ गया। ठीक, एंड वन यूनियन टेरिटरी, दैट इज द दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए मेरे भाई 9। टोटल हो गए 9। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन बन जाए कि बताइए तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है, असम की सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा और हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र और एमपी की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो ये मैपिंग सेक्शन है। यहां पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको देखना होगा कि मेरे भाई, जैसे कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की बात किया, तो क्या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है ये आंध्रा के साथ लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये ब्लैंक मैप भी आपको एक लेना पड़ेगा, और ब्लैंक मैप के साथ इनको आपको शो करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से स्थिति। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, और ये रहा आपके सामने हिमाचल प्रदेश। कम से कम यहाँ पर 6-7 राज्यों की तैयारी आप करके रखेंगे तो आपका काम स्टेट लेवल का हो जाएगा। कई बार इजी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चीजों को समझिएगा। आइए, तो हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, जो पहला स्लाइड जो हमने आपके लिए रखा है, भारत में कुल कितने राज्य है, देखिएगा। मेरे जो नोट्स रहेंगे बिल्कुल बेसिक्स, एनसीईआरटी बेसिक्स को भी मैं लेकर चलता हूं, और एकदम एडवांस लेवल जो आप डी खुल्लर, महेश बर्णवाल, माजिद हुसैन की बुक आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं ना, वो भी आप यहां पर देखेंगे। ठीक, अब देखिए 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है। आगे आप लोग को एक डाटा मैं दूंगा जिसमें कुछ राज्यों के फॉर्मेशन से भी संबंधित डाटा होंगे, यूनियन टेरिटरी के भी डाटा होंगे। वो आपको याद करना होगा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बने, क्योंकि पहले स्टेट था। फिर दमन दीव, दादरा नागर हवेली, दोनों को एक साथ कंबाइंड यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब यहां पर पॉइंट है कि सपोज a total area of India is 100%. So out of 100%, what about the percentage of the land area and the water bodies found in India? Then you can see the land area is 91% and the water body is 9% only in India. Particularly in the territorial region of India, you can see the water bodies existing only for the 9%, and rest of others are the land area.
तो यू सी 91%, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि भारत में कितना जलीय और स्थलीय भाग है। लाइक यू सपोज द क्वेश्चन डिमांड्स इन द वर्ल्ड over the earth, what about the land area asked in the Rajasthan Administrative Service, RPSC में क्वेश्चन आया था RAS में कि विश्व का स्थलीय भाग कितना प्रतिशत है, 29.2% इज द आंसर। तो अब वाटर बॉडी कितना है, तो 70.8%। तो जब वर्ल्ड का पूछ सकता है तो इंडिया का भी पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसा एक मैप जरूर रखिएगा, इट्स द रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये जरूरत हमें पड़ेगी आगे। ठीक है, आइए तो अब हम लोग मूव करते हैं कि कहाँ है पूरे पृथ्वी पर आपका अपना भारत, वेयर इज इंडिया। So you see over the globe, artificially we can see India is situated, or India is lies in the northeast hemisphere of Earth. पृथ्वी पर भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर कैसे, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग कंटिनेंट की बात करते हैं, हम लोग अगर कंटिनेंट की बात करते हैं, एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं, तो एशिया में ये दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है, जो साउथ एशिया जो है। अब यहां पर आप इंडियन सब कंटिनेंट का कंसेप्ट भी आपको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले समझिएगा। तो पहले तो हमने कंटिनेंट कौन सा दिखा दिया, तो ये एशिया कंटिनेंट में आता है। उसमें भी ये जो पार्टिकुलर भाग है वो किस में आ रहा है, साउथ एशिया में आता है, इंडिया अगर हम लोग चर्चा करें तो। अब समझना ये है कि पूरे विश्व में भारत कहां पर है, ये कैसे, जैसे कि आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं, आप हैदराबाद से, आप कोलकाता से, आप रायपुर से है, आप नागपुर से हैं, आप पटना से हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि पूरे पृथ्वी पर आप कहां हैं। तो यू कैन शो इट थ्रू द कोऑर्डिनेट्स which has already derived through these imaginary lines। क्या है ये, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपके सामने आया कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया कभी आपको पूछा जाए तो ये है 21 डिग्री नॉर्थ, 78 डिग्री ईस्ट। और फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, भारत का निर्देशांक अगर कभी आपसे पूछा जाता है साथियों, भारत का निर्देशांक कितने हैं, 21 डिग्री नॉर्थ एवं 78 डिग्री ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्वी देशांतर, एनएल बोले तो नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी को देखिए जरा सा, ये दिस वन इज द इक्वेटर लाइन, इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्थ एंड द साउथ, and India comes into north hemisphere. Then there is a line, that is the GMT or IST line. By this line it divides the globe into two parts, east or west, east or west, and India comes into northeastern hemisphere। ये आपका पहला पॉइंट यहां पर बनता हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पहला आपका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट है यहां पर साथियों, India lies into northeast hemisphere। ठीक है, इंडिया लाइज इनटू नॉर्थईस्ट हेमिस्फीयर। भारत, हिंदी लिख लीजिएगा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है वो आपको साथियों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैं आपको यहां पर, मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज आप लोगों को बताता हुआ लेकर मैं चलूं। यहां पर हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया है अवस्थिति। अवस्थिति की हम अगर बात करते हैं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द स्थिति एंड द अवस्थिति। स्थितियां बदलती है, भारत की जो वर्तमान परिदृश्य में, इन रिसेंट सिनेरियो, व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेजेस ऑफ वेरियस कंडीशंस इन इंडिया, रेदर यू डिसाइड विद द इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल। हाँ,
तो इसी की भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से तो आजादी के बाद बेहतर होता हुआ गया है और आज और अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। सांस्कृतिक रूप से इसकी प्रगाढ़ता पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है। बट यू सी, जहां भारत था वहीं भारत है। द लोकेशन हैजंट चेंज। और अवस्थिति जो होती है ये कभी भी बदलती नहीं है, स्थितियां बदलती है, ये हमेशा ध्यान। इसलिए अब लगा हुआ है, अब लगा है मतलब ये स्थिर दशा है, ये स्थिर दशा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर स्थितियां बदलती नहीं है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। स्थितियां नहीं बदलती, बिल्कुल स्थिर रहेगा। सो नाउ वी हैव गिवन द आइडिया दैट इंडिया लाइज इनटू नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। You can see it, let's see कि this one is 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। मैं आपको यहाँ पर एक दो आइडिया और बता रहा हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, दैट इज सो कॉल्ड द भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा आप इसको कहते हैं। देन यू सी द सेवरल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आर देयर। आप देखेंगे इस प्रकार से कई सारी समानांतर रेखाएं आपको देखने को मिलती है। These lines are an imaginary lines or a parallel lines. This one is the latitude lines. ये क्या है साथियों? तो ये है आपको लैटिट्यूड लाइंस, हम लोग इसको कहते हैं। हिंदी इसका हो जाता है अक्षांश रेखा। ये क्या है? तो अक्षांश रेखा हम लोग इसको कहते हैं। अब देखिए चीजों को जरा समझिएगा। ये 0 डिग्री है और लास्टली यहाँ पर 90 डिग्री आपको देखने को मिलता है। तो भारत जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है ये नॉर्थ लैटिट्यूड में आ गया। देन यू सी कि एक लाइन है जो वर्टिकल लाइन है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन था, अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है। मगर ये जो वर्टिकल लाइन जो कि आपने दिखाया कि ये जो लाइंस है ये आपको इमेजिनरी लाइंस तो है, मगर ये सब लाइंस आपको पैरेलल नहीं है। यही आप दिखा रहे हैं कि ये लाइन सब क्या है? तो पैरेलल नहीं है। तो ये रेखा कौन सी है? तो साथियों इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। अभी मैं एक कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा। देशांतर रेखा, दिस वन इज लॉन्गिट्यूड लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं? मैं सबके दिमाग को भी पढ़ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। कोई डाउट मैं छोड़ता नहीं, मेरी आदत नहीं। आज तक इतिहास में कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछने नहीं आया, यही बता देता हूँ। 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन आपके सामने में देशांतर रेखा आपने दिखाया है। ये सब जितने भी है वर्टिकल लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, बट दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल बिकॉज कि ये सब जाकर यहाँ पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ये सब के सब जाकर क्या हो रही है साथियों? यहाँ पर मिल रही है। अब सपोज इट इज इंडिया, समझिए यहाँ पर दिस वन इज इंडिया। So how can we show India over the globe? So we can show it through the grid. Now the terms comes in front of you all, that the grid. This is grid. So you think what is the grid? The grid is an intersection zone between the two latitude and the two longitude lines. दो लैटिट्यूड लाइन है और दो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इन दोनों के बीच के इंटरसेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी स्थान को, ग्लोब पर किसी भी स्थान को कैसे दर्शा सकते हैं? तो ग्लोब पर किसी भी स्थान को ग्रिड से दर्शा सकते हैं। और ये ग्रिड क्या होता है? अक्षांश एवं देशांतर का संजाल। अक्षांश एवं देशांतर का संजाल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो दिस वन इज द इंडिया
और यहां पर आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे भारत का जो एक्सटेंशन जो है, जब आप नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो 3214 होता है, और जब ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं 2933 किलोमीटर होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे 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 इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रहे होते हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती हुई जा रही है। ये भी आपको आगे मैं दिखाऊंगा, इसलिए इनको जानना जरूरी है। सिर्फ ये पढ़ने से, एक लाइन से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट को आप पढ़ने के लिए यहां पर आए हम। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पढ़ रहे हैं। 70% लेवल इसका आईएएस का ही होता है, इसलिए मैं जो पढ़ाऊंगा वो आईएएस का ही लेवल आप लगभग मेरे से पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्टली जो आपके नोट्स बनेंगे, आप जब उस नोट्स को पढ़कर कहीं भी किसी भी संस्थान का नोट्स पढ़ लीजिएगा, यू विल फील बेटर। अरे हाँ, हमने कोई शानदार नोट्स पढ़ा है, अब दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ना महेश बर्णवाल में इससे ज्यादा आपको मिल सकता है, ना डी खुल्लर में इससे ज्यादा आपको मिल जाएगा, ना माजिद हुसैन में जितना मैं पढ़ा के जाऊंगा। तो यहां पर आपको समझ में आया कि भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। दो अक्षांश रेखा और दो देशांतर रेखाओं के मध्य हम लोग इसको एक ग्रिड के माध्यम से दिखा सकते हैं। अक्षांश देशांतर के संजाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। और अभी जो बताया कि इक्वेटर लाइन से पोल्स की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होते जा रही है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है, यहां पर जाकर सब जुड़ जा रहे, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट हुआ। अब यहां पर मैं आपको अक्षांश देशांतर लिखवाने से पहले अभी जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये कि भारत में हमने जो कोऑर्डिनेट्स आपको जो बताया, अभी आपने देखा इंडिया का हमने क्या बताया, आपको कोऑर्डिनेट्स बताया साथियों, यही ना बताया था। अभी कहाँ गया, ये रहा इंडिया का हमने कोऑर्डिनेट्स बताया, 21 डिग्री नॉर्थ 78 डिग्री ईस्ट। मान लीजिए कि अब हमने ये दिखाया, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा इंडिया आपका, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रॉड को इंसर्ट करते हैं। देखिए जरा समझिएगा, ये ग्लोब है आर्टिफिशियली। अब इस ग्लोब से हमने क्या किया कि एक रॉड को इंसर्ट किया, तो वो कहां से निकलेगा, मतलब कि ये अगर नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से जब आप इंसर्ट करेंगे तो वो किधर की ओर निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो साउथ वेस्ट की ओर निकलेगा, नॉर्थ का साउथ होगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटीपोड ऑफ इंडिया, और व्हाट अबाउट द एंटीपोडल? सो एंटीपोडल इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग। दैट मीन्स if you think it is a place which is just opposite to the particular place, भारत के ठीक विपरीत स्थान जो होगा ग्लोब पर वही कहलाता है प्रतिध्रुवस्थ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्रुवस्थ, हम लोग इसको कहते हैं। सो एंटीपोड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली। अब देखिए कि ये जो है, ये चिली है दोस्त, आपको देख रहा होगा, ये चिली देश है, और चिली देश के ऑफ कोस्ट की बात करें, ऑन शोर नहीं है, ये ऑफ शोर की हम लोग बात कर रहे हैं। और ऑफ कोस्ट की बात हम लोग अगर करते, ऑफ लगा हुआ है मतलब तट से दूर। तो यहां पर आपके सामने में आया है क्या, यहां पर आया है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड से ही भारत से अगर किसी रॉड को आप इंसर्ट करते हैं तो वो कहां से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलता है ईस्टर आइलैंड से। ईस्टर आइलैंड साथियों, हिंदी लिख देता हूं मैं, देखिए आप लोगों के लिए, ईस्टर द्वीप। अब ईस्टर द्वीप कहां पर है, तो ये प्रशांत महासागर में है, ध्यान दीजिएगा, और ये चिली के अपतटीय क्षेत्र है, चिली देश में आता है ईस्टर द्वीप। ठीक है, कहां पर, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। देखिए अब यहां पर जो यूपीएससी का जो लेवल रहेगा साथियों, इसको आपको समझना होगा। यूपीएससी क्या करेगा कि वो पैसिफिक ओशियन नहीं देगा, यूपीएससी देगा कि ये, अगर आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन है, तो ये नॉर्थ है तो ये क्या हो गया, साउथ है, और ये वेस्ट है तो ये क्या हो गया, ईस्ट है। तो ये किधर है, साउथ ईस्टर्न
पैसिफिक ओशियन में आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, प्रतिध्रुवस्थ के बारे में लिखिए। ग्लोब पर किसी स्थान विशेष के विपरीत स्थान को प्रतिध्रुवस्थ कहते हैं। ग्लोब पर किसी स्थान विशेष के विपरीत स्थान को प्रतिध्रुवस्थ कहते हैं। और भारत का प्रतिध्रुवस्थ एंटीपोड, ये एंटीपोड भी आप ऐसे लिख कर रख लीजिए। देखिए सब कुछ आपको जानकारी में होना चाहिए। भारत का एंटीपोड जो है दैट इज द ईस्टर द्वीप, चिली, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी साथियों क्या, तो आपको दिखाना है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली, चिली के अपतटीय क्षेत्र में आपको देख। ये होगा अपना लेवल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि चीजें अभी से ही समझ में आने लगी हो। कई सारे बच्चे जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहे होंगे एंटीपोडल का। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो नेशनल पार्क मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक मॉन्यूमेंट के लिए जाना जाता है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे आपने रॉक एडिक्ट्स पढ़े होंगे और पढ़िएगा आप रितेश सर के साथ में, तो ये रापा नुई है। रापा नुई आप लोग भी जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत शानदार जगह है। चट्टानों को काट कर ऐसी संरचना, मुखाकृति बनाई गई हुई है यहाँ पर। ये क्या है ये देखते जरा सा। ईस्टर आइलैंड के बारे में कुछ चीज मैं आपको नोट करवा देता हूँ। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप जो अपने नोट्स जो बनाएंगे, ठीक है, आपके जो नोट्स जो बन रहे हैं, क्लास नोट जो आप जो बनाएंगे, उसमें जो भी चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलती जाए उसको नोट करके ऐसे लिखते जाइएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम ऐसे जगह छोड़ कर लिखेंगे, इसमें आप नोट करके इसको ऐसे घेर लीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए ईस्टर द्वीप। समझ रहे हो? तो ये आपके लिए सही रहेगा कि इस प्रकार से नोट करके आपने रख लिया, फिर यहाँ से यही कंटेंट फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो क्लास नोट्स एक बेहतर बनाइए। इसी नोट्स को बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाइयों, और यही सही रहेगा। ठीक है, तो ईस्टर द्वीप की हम अगर बात करें तो आपने देखा कि ये चिली में आता है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आ रहा है। ठीक है, और ये साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिनेशियन ट्रायंगल इन ओशियनिया में भी आता है ईस्टर द्वीप। The island is most famous for its nearly 1000 extant monumental statues. अब ये जैसा कि हमने स्टेचू आपको दिखाया, ऐसे 1000 मोनुमेंटल स्टेचूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 1000। ठीक है, कहाँ पर? कॉल्ड क्या? मोई। मोई इनको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मोई। This was created by the early रापा नुई पीपल। तो रापा नुई जो लोग रहे हैं, रापा नुई लोगों ने ही इस मोई को बनाया। देखिए यहाँ पर मोई लिखा हुआ है। ठीक है, मोई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या पता कभी यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछ दे। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कुछ चीजें बताता हूं तो उसको डिटेल में आपको करते हुए जाता हूं, आपके नोट्स शानदार बनते हुए चले जाएंगे। तो रापा नुई जो होता है, 1995 में यूनेस्को ने इसको, इस ईस्टर आइलैंड को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया, और ये आज क्या है? रापा नुई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। रापा नुई राष्ट्रीय पार्क कभी पूछा जाएगा कहां पर है? ईस्टर द्वीप में है, यूनेस्को में शामिल है। 1000 मोनुमेंटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, आकृतियां देखने को मिलती है, जिसको कि ये लोग क्या कहते हैं? मोई कहते हैं, मोई। रापा नुई इज द लोकल्स आर देयर, वो सब लोकल्स है। मूर्ति को क्या कह रहे हैं? मोई कह रहे हैं, मोई। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अगेन वी आर कमिंग फॉर आवर ऑन सेक्शन, दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो भारत के अक्षांश और देशांतर को जानते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि अगर भारत के मुख्य भूमि की हम अगर चर्चा करते हैं साथियों, भारत के मुख्य भूमि की, मेन लैंड की हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहां पर समझना ये है, आप सोच रहे होंगे कि भारत का मुख्य भूमि कौन सा है। जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग पहुंचेंगे, वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि एक है पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया जो है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ अदर्स आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, विच वाज फॉर्म्ड लेटर ऑन। So Peninsular India was the part of the Pangaea or the Gondwana land.
Himalaya was not the part of any plate. Himalaya was formed. Great Northern Plains was formed later on. पूर्वांचल हिल्स बाद में बनता है, अराकान यमा पर्वत बाद में बनता है, अंडमान निकोबार बाद में बनते हैं, लेकिन जो अरावली सतपुरा पश्चिमी घाट जो है वो सब पेंजिया के भाग हैं, सिल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी में ऐसे भी होगा ही। यहां पर क्या तरीका होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अक्षांश देशांतर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन बिटवीन पैरेलल्स ऑफ टू लैटिट्यूड लाइन, ये हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सदर्न पैरेलल लाइन कौन सा है। अब देखो, दो, हिंदी क्या हो जाएगा इसका, दो समानांतर, यहां पर शब्द हमने क्या रखा है, समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दिया गया है। तो आप क्या दिखाते हैं, अगर पूरा भारत की बात कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत के मेन लैंड की बात की जाती है, भारत के मुख्य भूमि की। इफ द क्वेश्चन डिमांड्स द स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी और मेनलैंड प्लस आइलैंड, मेनलैंड प्लस आइलैंड देगा तो इसका जवाब हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए, ये आपके सामने एनसीईआरटी में लिखा मिलता है यही पॉइंट, बट क्या भारत में केवल मुख्य भूमि ही है? नहीं, भारत में आइलैंड्स भी है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी एक बड़े आइलैंड समूह देखने को मिलते हैं। ऐसे तो 1200 से अधिक 1300 आइलैंड आपके सामने भारत में देखने को मिलते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये भारत के मुख्य भूमि का है, ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हो सकता है कि क्वेश्चन में होल इंडिया पूछ दे, समझना होगा चीजों आपको, मेनलैंड प्लस आइलैंड पूछ दे कि मुख्य भूमि प्लस द्वीप, तो ये भी आप बता सकते हैं। अगर किन दो देशांतर रेखाओं के मध्य पूछता है, अब क्वेश्चन है दो देशांतर रेखाओं के मध्य, तो ये क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 35 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री लिख के रख लीजिएगा, 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनएल का मतलब होता है नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अभी आपने देखा कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में होता है, और ईएल का मतलब हो जाता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। अब अगर ध्यान कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं यही आपको समानांतर रेखा होती है, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर है। तो भारत किस दक्षिणी समानांतर के, इस भारत का दक्षिणी समानांतर क्या होगा ये अब आप बता सकते हैं। भारत का दक्षिणी समानांतर कौन सा होगा, वही हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। हरियाणा पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, पैरेलल्स ऑफ टू लैटिट्यूड लाइन वर्ड यूज किया। मतलब एक एक चीज स्पष्टता के साथ आपकी जानकारी में
होनी चाहिए। अब देखिए जरा सा इस फिगर को देखते हैं हम लोग भी। देखिए इंडिया का मैप बनाने का आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे ही आपको इंडिया का मैप बनाना है। ये इंडिया का मुख्य भूमि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य भूमि, ये मेन लैंड है। और ये जो आपके सामने में आ रहा है, ठीक इसके नीचे में चले जाइए, ये जो है यहाँ पर, ये आपको लक्षद्वीप है, और ये जो आपको आ रहा है ये अंडमान एवं निकोबार है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखिए जो अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, ये था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये था आपको 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसा क्या है जो आप नहीं बना सकते? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यही ना हमने बताया है। देखिए ये भारत का मेन लैंड का हमने दिखा दिया, और साथ में यूनियन टेरिटरी आइलैंड भी आपको दिखा दिया। तो अंडमान निकोबार क्या है? ये द्वीप है, और लक्षद्वीप तो आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से मैप भी बना करके आप रख सकते हैं इजिली, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं हम। ठीक है, तो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर भी यहाँ पर देख लिया। अब देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा से मुख्य भूमि की दूरी कितनी है, और यहां पर ग्रेट निकोबार है इस पार्टिकुलर भाग में, तो ग्रेट निकोबार की दूरी कितनी आती है? ये आपके सामने क्वेश्चन यहां पर अगर बनता है ऐसा, तो क्या इसका जवाब हो सकता है? तो ध्यान रखिए, डिस्टेंस ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम इक्वेटर इज 933 किलोमीटर, एंड अंडमान निकोबार इक्वेटर से कितनी दूरी पर है? 752 किलोमीटर पर है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन अगर यहां से भी बन जाए, तो ये विषुवत रेखा से दूरी हम लोग बता रहे हैं कि विषुवत रेखा से हम कितने दूरी पर, लगभग आप देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट हमने यहां दिखाया है, और 6 डिग्री 45 मिनट हमने वहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होता है। नाउ वी आर कमिंग फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट पर नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। अब जरा इसकी चर्चा यहां पर करते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, समझिए चीजों को कि अगर यह लाइन यहां से गुजर रही है, तो कोई तो स्थान होगा जो इस स्थान से होकर वो रेखा गुजरती होगी। बताइए जरा सा, कोई तो ऐसा स्थान होगा जिससे होकर वो रेखा गुजर रही होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सुदूरस्थ बिंदु कहते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा होगा? भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब यहां पर आ जाता है क्या? आपका जवाब आता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा कॉल जो है ये गॉडेस लक्ष्मी के नाम पर, माता लक्ष्मी के नाम पर, देवी लक्ष्मी के नाम पर पढ़ा गया। ब्रिटिशर्स ने रखा था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इंदिरा कॉल कहां पर है साथियों? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, ये कहां पर है? तो लद्दाख में आता है इंदिरा कॉल। अब ये इंदिरा कॉल ईस्ट राइज जंक्शन, ये क्या है?
इट इज ट्राइजंक्शन एंड ट्राइजंक्शन बिटवीन विच स्टेट्स और स्टेट्स ग्लोबली हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। इंडिया इज स्टेट, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2022 में, अगर प्रीलिम्स में देखें तो। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इंडिया है, अभी मैं आपको कई सारी चीजें दिखाऊंगा, चाइना है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पूरा नाम कोई नहीं लिखेगा। तो भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, लद्दाख है। अब देखिए कॉल क्या होता है, ये नोट करके रख लीजिएगा कि कॉल क्या होता है। जब आप पर्वतीय भागों में जाते हैं, माउंटेनस रीजन में जाते हैं, तो पर्वतीय भाग में बहुत ही खरे ढाल वाला जो भाग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पर्वत है और ऐसा स्थिति है यहाँ पर, ये आपको हो गया कॉल, खरे ढाल वाला भाग। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं, माउंटेन में जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अचानक से इस प्रकार से एक खरे ढाल वाला भाग जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। आइए इंदिरा कॉल के बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जरा सा इंदिरा कॉल के बारे में। इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5764 मीटर्स, उतना ही याद करके रखिएगा, इन द सियाचिन मुस्ताक इन द काराकोरम रेंज। कहां पर है इंदिरा कॉल? भी आपको काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। There are two call in this region, one is eastern and another is western. ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में कॉल आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न कोल was named इंदिरा कॉल in 1912. 1912 में बुलॉक वॉकमैन आफ्टर वन ऑफ द नेम्स ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी का एक नाम होता है इंदिरा। तो ये इंदिरा जो है कोई इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, ये इंदिरा देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन यहां से भी आपको बन सकते हैं। दूसरा चीज, जो कॉल जो है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों है। कॉल जो है ये आप देख रहे होंगे, मैंने ईस्टर्न भी बनाया है और वेस्टर्न बनाया है। तो किधर वाले को? ईस्टर्न कॉल को नाम दिया गया हुआ है कौन सा? ये है आपका इंदिरा कॉल। इस साइड, ये वाला जो साइड जो है ना, इस साइड को हम लोग कह रहे हैं इंदिरा कॉल। ये है इंदिरा कॉल, ठीक है, चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द टर्म इंदिरा कॉल has also been given to another higher call 2.4 kilometer further east on the Indira range at an altitude of 5988। ये आप छोड़ सकते हैं, इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट हमने लिखा है उसको ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इंदिरा कॉल जो है ये ट्राई जंक्शन है। अब ट्राई जंक्शन किन के बीच में है? कंट्री कौन कौन से हैं? तो इंडिया, चाइना और पाक के बीच में, ये तीन देशों के बीच जो क्षेत्र है यही इंदिरा कॉल है। इट इज ऑल्सो डिस्प्यूट, ये भी डिस्प्यूटेड है साथियों। तो अब जब ये भी विवादित है, ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र भी क्या हो गया? विवादित हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया। तो द क्वेश्चन डिमांड्स द अनडिस्प्यूटेड northernmost point of India is which one? Undisputed northernmost point of India is which one? It would be Siachen glacier। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भारत की अविवादित उत्तरी बिंदु कौन सा है? मिस्टेक नहीं करना है, सियाचिन ग्लेशियर। नाम सबने सुन रखा होगा, आज मैं डिटेल भी आपको करवा दूंगा। सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है साथियों? तो ये है आपको लद्दाख में। ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में, ठीक है, ये भी आपको आ गया लद्दाख में। अब चीजें आपको जानकारी करनी है कि यह ऐसा क्यों हुआ, इंदिरा कॉल भी क्यों डिस्प्यूटेड हो गया, और अब आपकी जानकारी में सियाचिन ग्लेशियर को भी हम लोग जानेंगे। कुछ स्लाइड में यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, लास्ट में एक स्लाइड मैं बनाऊंगा, उसको आप लोगों को बनाने की जरूरत पड़ेगी। आइए,
जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं आपको, और बनते हैं, जो कि अभी आप समझेंगे आज। देखिए, अब जैसे कि पिक्चर हमने दिखाया, जब देश आजाद हुआ आपका, तो देश की आजादी के बाद ये पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने इस भाग पर कब्जा करना शुरू किया। तो ये भाग पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के द्वारा कब्जा होना शुरू हो गया, जो कि ग्रीन से दिखाया गया है। यही रीजन आपका कौन सा है? ये आपको कहलाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POK आपके सामने में, यही है गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन। ये जो रीजन जो आप देख रहे हैं ये गिलगिट है, और ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं वो बाल्टिस्तान का रीजन है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन को हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग दिखा रहे हैं। इस भाग पर कब्जा होना शुरू हुआ और ये पूरा भाग इसने कब्जा कर लिया। तब जाके उस समय विशेष पर नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी की व्यवस्था कहीं और रही होगी, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आप देखिए तो इंट्रूजन होते चले गए, इसको रोकने के प्रयास नहीं किए गए। जब बहुत देर हो गई, तो जब इसका अपोज किया जाने लगा उनके मंत्रिमंडल में ही, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, आंतरिक मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, तो ऐसी क्या दशा थी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपने ही हाथ में रखा, जबकि ये वस्तु स्थिति के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होना चाहिए था। अगर ये ऐसा नहीं है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। ये गलती नेहरू की कि उन्होंने इस भाग को छुड़ाया नहीं और यूएनओ में चले गए। यूएनओ वाले क्या करते हैं मेरे भाइयों? यूएनओ वाले करते हैं कि बस पीस कीपिंग मिशन चलाएंगे, शांति समझौता करेंगे। तो उन्होंने शांति समझौता करवा दिया, बोला कि जो जहां है वहीं पर रुक जाए। अरे भैया, हमारा एरिया था ये, हम कैसे यहाँ रुक गए? यूएन में जाने की जरूरत क्या थी? हमारा एरिया था, छुड़ाना था उसका। बहुत सारी स्थितियां हैं, जो आप में से कई सारे बच्चे जो नेहरू जी और लगता होगा कि गांधी जी ही सिर्फ भारत की आज़ादी से जुड़े हुए हैं, उनको मानते होंगे। थोड़ी सी आपकी अभी जो सोच है उसको सही किया जाएगा धीरे धीरे करके, ये मत सोचिएगा कभी भी। बहुत सी उस संदर्भ विशेष को देखना पड़ता है। एक दो विशेष व्यक्ति से किसी को आज़ादी नहीं मिली, सबका योगदान था। इस देश को बनने में हर एक व्यक्ति विशेष का योगदान था, जिन्होंने इसमें अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी बहुमूल्य जिंदगी को दे दिया। तो यह भाग कब्जा हो गया और यूएनओ वाले आ गए। तो यूएनओ वाले क्या करते हैं? यूएन वाले करेंगे आपको क्या मेरे भाई? देखिए जरा सा, ये बनाते हैं सीज फायर रेखा। इन्होंने क्या बना दिया? सीज फायर रेखा बना दिया। सीज मतलब रोक दो। किसको रोक दो? फायर को रोक दो। जो दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी, सीज फायर रेखा बनाई गई, और ये यहां पर पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये पूरा का पूरा जो आप जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सीज फायर रेखा बनाया गया। और इसी रेखा को 1972 में, इन 1972 इट वाज गिवन द नेम लाइन ऑफ कंट्रोल। यूएनओ के द्वारा बनाई गई सीज फायर रेखा को 1972 में नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, और ये बन गई POK और भारत के बीच नियंत्रण रेखा। ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर रीजन जो आप जो देख पा रहे हैं, ये रीजन जो आप देख रहे हैं, यही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। देखिए साथियों, यही रीजन जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि इंदिरा कॉल, अब इंदिरा कॉल जो है वो इस पार्टिकुलर स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा कॉल यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब ये फिर से विवादित हो गया, क्योंकि इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना और इधर से इंडिया, ये भी विवादित हो गया। समझ रहे? ये भी आपको विवादित हो गया। चीजों को समझिएगा। ठीक। अब इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे अक्साई चीन की अलग से, जब इस स्लाइड की फिर से एक बार करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो रीजन जो आप देख रहे हैं, ये सक्सगम वैली का रीजन है। इस भाग पर भी कब्जा किया किसने? पाकिस्तान ने। यह भाग पाकिस्तान के पास में था, और 1963 में
इस पूरे भाग को पाकिस्तान ने किसको बेच दिया? सक्सगम वैली का भाग चीन को बेच दिया। समझिए जरा सा, ये भाग हमारा है, कब्जा उसने किया और चीन को बेच दिया। कब? 1963 में। 1963 में इसको भी बेच दिया। 1962 की लड़ाई जब होती है तो ये जो अक्साई चीन का रीजन जो आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन का रीजन में बॉर्डर ये बन जाता है LAC। ये जो बॉर्डर जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉर्डर जो आप जो देख रहे हैं ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा हम लोग इसको कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा हम लोग इसको कहते हैं। यहीं में आपको गलवान वैली भी देखने को मिलेगा, पोंगोंग सो लेक भी देखने को मिलेगा, श्योक रिवर भी इस भाग, श्योक एक जगह का नाम भी है यहाँ पर, हाँ, डारबुक श्योक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको ओल्डी वेग एयरबेस भी भारत का देखने को मिलेगा। आगे आप इन सब चीजों को भी देखेंगे। आइए अब देखिए जरा सा, जो नॉर्थ डिस्प्यूटेड एडमिनिस्टर्ड जो है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम जो है विवादित एरिया है, जो कि एडमिनिस्टर्ड है, जो हमारे पास है। और नॉर्थ डिस्प्यूटेड क्लेम्ड जो है, भारत कहता क्या है? भारत कहता है जो क्लिक पास इन केटू माउंटेन गिलगित बाल्टिस्तान में है, ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, तो अपना कहना है कि काराकोरम माउंटेन के क्लिक पास तक हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन है कितने? इंदिरा कॉल तक ही है। ये हमने दिखाया आपको, इंदिरा कॉल देखिए, ये आपके सामने इंदिरा कॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक डिस्प्यूटेड बन जाता है। अब देखिए, आपको ये भी नोट करके रख लीजिएगा, इंदिरा कॉल जो है वो 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा कॉल जो है मेरे भाई, इंदिरा कॉल की हम अगर बात करें तो ये है आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये है आपके सामने में इंदिरा कॉल, और ये है 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ध्यान रखिएगा। और फिर ये जो भाग जो है, यही है आपको POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये हो गया LOC, और ये है LOC का उत्तरतम बिंदु NJ 9842, NJ 9842, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC। LOC का उत्तरतम बिंदु लिख के रख लीजिएगा, LOC का उत्तरतम बिंदु। और फिर यहां पर क्या है? तो ये आपके सामने में है सियाचिन ग्लेशियर, ये है आपको साथियों सियाचिन ग्लेशियर। और फिर सियाचिन ग्लेशियर पर भी हम लोग एक टेम्पोररी बॉर्डर लाइन देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं AGPL। अभी इसकी चर्चा करूंगा मैं थोड़ी देर में, AGPL। दूसरी तरफ ये जो लाइन जो आपके सामने में जो आ रहा है, ये वाला, ये एरिया है आपको ये अक्साई चीन, अक्साई चीन का भाग है। ये इंडिया चाइना वार होता है 1962 में, इंडिया चाइना वार होता है 1962 में, तब से यही स्थिति बनी हुई है। अगर देखा जाए, मैंने आज आपके लिए स्लाइड भी रखा है, एक जॉनसन लाइन का भी है, मैकडोनल्ड लाइन का भी है। देखिएगा, एक एक चीज मैं करवा दूंगा, कुछ भी ऐसा आपके मतलब से अछूता नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा नहीं। अब आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो वो गलती आपकी होगी, बाकी हमारी तरफ से इतना मैं पढ़ा के जाऊंगा आपको कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बुक में भी नहीं मिलेगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये अक्साई चीन का रीजन आप दिखा रहे होते हैं, और ये आपका इसका क्या हो जाता है? LAC हो जाता है। ये क्या है? LAC,
LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब हमने आपको क्या बताया कि LOC का नाम जो है ये कब पड़ा है? 1972 में। उससे पहले इसे सीज फायर रेखा कहते थे। बनाया किसने? यूएनओ ने बनाया। बनाया किसने? यूएनओ ने बनाया। ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर की थोड़ी चर्चा करेंगे, और फिर आपको अक्साई चीन के बारे में भी मैं बता दूंगा। जानकारी होनी चाहिए, आपका अपना देश है और खास कर चूंकि ये डिफेंस का एग्जाम है तो यहाँ पर इन सब से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तो चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। उस पर जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, ये एरिया लिख कर रख लेना है। एरिया लिख कर रखे। एरिया भी किसका? अक्साई चीन का ध्यान रखिएगा, सक्सगम वैली का ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर का ध्यान रखिएगा, लद्दाख का ध्यान रखिएगा। इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। मैं कहूँगा तो गिलगित बाल्टिस्तान का भी याद रखिए, क्योंकि ये वो एरिया है जो हमें इनसे लेना है, ठीक है। क्या पता कभी यूपीएससी वाले यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके सामने में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये बना करके रख लीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। ये हो सकता है कभी आपके आगे एग्जाम में काम में आ जाए, ठीक है। देन अब ये देखिए, सक्सगम वैली का रीजन भी आपको दिखाया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और इधर की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपको आता हुआ डॉट 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 करके यहाँ तक देखने को मिलेगा। देखिए ये जो भाग है यही आपको हो जाता है NJ9842। ये पूरा का पूरा आपके सामने में देखिए, ये LOC आ रहा है। ये देखिए LOC आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। ये सिंधु नदी जा रही है, इंदस रिवर इस प्रकार से POK जाएगी लेह लद्दाख के बाद से। तो ये LOC आपको दिख रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये आपके सामने सियाचिन ग्लेशियर है, और ये है सक्सगम वैली। इसको भी नोट करके रखिएगा। हमने क्या बताया कि सक्सगम वैली पहले भारत का ही था, आज इस पर अधिकार किसका है? चाइना का है। क्यों है? क्योंकि अधिकार किया पाकिस्तान ने और बेच दिया किसको? चाइना को बेच दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ के रखिएगा। आइए कुछ पॉइंट हम लोग सियाचिन ग्लेशियर की ओर मूव करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर इज ए ग्लेशियर लोकेटेड इन द साल्टोरो रेंज। अब यहाँ पर हिंदी जो आपको लिखना है वो लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। सियाचिन ग्लेशियर हिंदी जो आप लिखेंगे इस प्रकार, इसका शायद हिंदी में नहीं कर पाया था, हिंदी में आपको इसका लिखवा देता हूं। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, सियाचिन। मैंने कुछ मैटर आपको पढ़ने के लिए भी बनाए हुए हैं, उसको भी आपको ध्यान रखिए। जो कि सियाचिन ग्लेशियर जो हो गया वो कहाँ पर है? सबसे पहला तो पॉइंट आ गया लद्दाख में है। देन कहाँ पर है? तो काराकोरम की उप श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम की उप श्रेणी साल्टोरो श्रेणी पर, साल्टोरो श्रेणी पर, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। आपने यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट NJ9842 भी दिखाया गया है कि NJ9842 के उत्तर पूर्व में आप इसको देख रहे होते हैं। यहाँ पर एक नोट करके हमने रखा है कि द साल्टोरो रिज originates in the north from the सिया कांगरी पीक on the China border in the काराकोरम रेंज। आप चाहे तो इसको लिख करके रख सकते हैं कि जो साल्टोरो रिज जो है वो सिया कांगड़ा चोटी, जो कि चाइना बॉर्डर पर स्थित काराकोरम श्रेणी के उत्तर में आता है। ये साल्टोरो रिज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका लेंथ कितना है? 76 किलोमीटर। तो लेंथ आप कितना दिखा रहे हैं? इसकी लेंथ आपने दिखा दिया 76 किलोमीटर। कई सारे बुक में 72 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा,
74 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसमें घबराइएगा मत, कोई एक ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है, सब नहीं पूछे जाएंगे। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम। काराकोरम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ध्रुवों को छोड़ दे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आ रहा है। यहाँ पर सारे पॉइंट लिख के रखना है कि भारत का सबसे बड़ा क्या है साथियों, तो ग्लेशियर है। विश्व में ध्रुवों को छोड़ दे तो दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट। इट फॉल्स फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5753 मीटर। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 5753 मीटर है। ऊंचाई जो आप दिखाते हैं 5753 मीटर समुद्र तल से। कहाँ से? समुद्र तल से। आपको आगे मैं बताऊंगा कि सागर तल, सी लेवल और समुद्र तल क्या होता है, वो भी जानना आपको जरूरी है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एंड एट इट्स हेड एट इंदिरा कॉल, इसके जो हेड है, जो इसका जो बिल्कुल उत्तरी भाग जो आप जो देख रहे होते हैं, वो इंदिरा कॉल की तरफ आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तरी भाग। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड हम लोग इसको कहते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड हम लोग कहते हैं, विश्व का तीसरा ध्रुव भी हम लोग कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, विश्व का तीसरा ध्रुव, क्योंकि एक हो गया आपके सामने में नॉर्थ पोल, दूसरा आपके सामने में हो गया साउथ पोल, और तीसरा जो हो गया यही आपके सामने में सियाचिन। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा कौन सा? सियाचिन। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, अब देखिए, द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासेस हैज बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया as part of the Union Territory of Ladakh located in the Kashmir region since 1984। 1984 की हम जब बात कर रहे हैं, ये वही साल है जब पाकिस्तानियों ने सियाचिन ग्लेशियर पर भी कब्जा करने की कोशिश किया। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां आपको पॉइंट आउट करना है कि यही कहलाता है आपको विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। किसके किसके बीच लड़ाई हुई? भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ। कब? 1984 में। और इसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन, ये हिंदी रखा था हमने, इसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इस एरिया को, कब्जा जो हुआ था उसको हटाया। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, आयरन लेडी माना जाता है उनको, और उन्होंने तत्परता के साथ इस पर कार्य किया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो नेहरू जी की गलती थी उसको दोहराया उन्होंने नहीं। ठीक है, तो ये उनके विशेष कार्य थे, जो मैं भी उसकी सराहनीय प्रशंसा करता हूं। यहां पर देखिए, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड दिया, द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट इज अ मिलिट्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर। देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिगिन इन 1984 एंड देन द ऑपरेशन मेघदूत आपके सामने। ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 13, 1984 को स्टार्ट किया जाता है, और ये फर्स्ट मिलिट्री ऑफेंसिव ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। बोले ना, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, अपने प्रकार का सबसे विस्तृत अगर देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड द इंडियन आर्मी टू कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, द साल्टोरो रिज एंड द मेन पास एंड हाइट्स इन द एरिया। इंडियन आर्मी ने इस पूरे भाग को क्या किया? कब्जा मुक्त कर दिया। हाँ, यहां पर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, यहां पर
Siachen Glacier has immediately south of the Great Drainage Divide that separates Eurasian plate from the Indian subcontinent in the extensively glaciated portion of the Karakoram called Cold Desert. यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि एक ये चीज पहले जान लीजिए, AGPL जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उस वाले स्लाइड पर आते हैं। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई ये नहीं है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना, इस प्रकार से हमने ऐसे दिखाया था कि यहाँ पर ये LOC है और LOC के बाद ये वाला भाग जो है आपके सामने में, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यही सियाचिन है। तो पाकिस्तान के साथ में भी यहाँ पर एक टेम्पोररी बॉर्डर लाइन आपको बनता है जिसको हम लोग कहते हैं AGPL, यही AGPL है जो कि अस्थाई सीमा रेखा है। ये सब अस्थाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, अस्थाई सीमा रेखा है और ये बिना यूएनओ की मदद से बनाई गई थी। अस्थाई सीमा रेखा है, ध्यान में रखिएगा, AGPL। अब ये वाला तो आपको LOC है, ये तो आप जानकारी रखते हैं कि LOC है। ये वाला कौन सा है, तो ये AGPL है, ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर। इसके साथ साथ हमने एक चर्चा किया कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ड्रेनेज सिस्टम को भी अलग करता है। अब सियाचिन ग्लेशियर की हम अगर बात कर रहे होते तो यहां से एक नदी निकल रही होती है नुब्रा, इधर से एक नदी निकल रही होती है शोक, ठीक है। तो इस भाग की नदियां इधर की ओर जाती है, ये एक वाटर डिवाइडिंग लाइन के रूप में आपको काम करेगा। ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड जो दिया है ना, जल विभाजक की तरह कार्य करता है, ये जल विभाजक का कार्य करता है। किसके मध्य में, तो यूरेशिया प्लेट और भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य, यूरेशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी को शीत मरुस्थल भी कहते हैं, इसी को शीत मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, शीत मरुस्थल भी कहते हैं। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं यहां पर, वो भी देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और वो ये रहेगा नुब्रा नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट यहां पर और बताते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जाने का रास्ता, सियाचिन ग्लेशियर जाने का वे टू सियाचिन ग्लेशियर, वे टू सियाचिन ग्लेशियर क्या होगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। नुब्रा वैली और हारदुंगला पास, नुब्रा घाटी एवं हारदुंगला दर्रे से होकर सियाचिन जाने का रास्ता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नुब्रा घाटी अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी कहां पर हो गया, लद्दाख में,
ये भी कहाँ पर, लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपको लद्दाख में। ठीक है, सारे चीज़ों को ध्यान से रखते चलिए, फिर आगे क्यों हम लोग मूव करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी कोई शक हो तो, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए किसी प्रकार का। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सक्सगम वैली के बारे में। सक्सगम वैली, दैट इज द काराकोरम, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये सब सिर्फ यूपीएससी में ही चलता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अदर एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी आपको बीपीएससी यूपीपीएससी में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा के जा रहा हूँ, आगे आप में से कई लोग जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम भी देंगे, वो भी सोचेंगे कि हाँ सर ने क्या ही शानदार कंटेंट पढ़ाकर यहाँ पर भेजा है हमें। ठीक है, देखिए, द सक्सगम वैली इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द हुंजा गिलगिट रीजन। कहाँ पर है? हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान हमने आपको दिखाया था, वहीं पर एक हुंजा नदी है। हुंजा नदी हुंजा वैली का रीजन है। हुंजा नदी जो कि सिंधु की सहायक नदियां होती हैं, गिलगिट में जाकर मिल रही होती है बेसिकली वो, और गिलगिट जाकर आपको सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो दैट इज claimed by India but controlled by Pakistan. The valley is also known as Trans Karakoram Tract. ये ध्यान रखिएगा, which region is called the Trans Karakoram Tract? That is the Sakshagam Valley, which was ceded by China from Pakistan in 1963, and that's the point here. History: in 1963, Pakistan ceded to the Sakshagam Valley to China in the Sino-Pakistan Agreement के द्वारा ऐसा होता है। डिस्प्यूट क्या है? इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्रीमेंट एंड कंसीडर द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग एरियाज अंडर पीओके एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत कहता है ये पूरा का पूरा भाग जो है हमारा है। अब आप बताइए मुझे, मैंने जो पिक्चर बनाया, यहाँ पर पिक्चर जो बनाया, तो यही वाला भाग ना आपका सक्सगम वैली है मेरे भाई, यही वाला भाग ना सक्सगम वैली है। हमने तो इसको अपने पास ही दिखाया है, क्योंकि यह हमारा ही क्षेत्र है, हमसे अलग नहीं है, ये पूरा एरिया हमारा है। ये रीजन आपका पीओके का होता है। यहाँ पर हुंजा वैली, हुंजा नदी आती है, इधर से गिलगिट नदी आती है, और ये जाकर मिलती है सिंधु में। ठीक है, तो एक एक चीजों पर विशेष नजर आपकी होनी चाहिए। देन लोकेशन की बात करें, द सक्सगम वैली बॉर्डर्स चाइना जिनजियांग प्रोविंस, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चाइना जिनजियांग प्रोविंस ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। टू द नॉर्थ पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज टू द साउथ एंड वेस्ट एंड द सियाचिन ग्लेशियर रीजन टू द ईस्ट। वो आपने पिक्चर जैसी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके उत्तर में चाइना है, जिनजियांग प्रांत हम लोग कहते हैं इसको, आप हिंदी में भी ऐसे लिख लीजिएगा, जिनजियांग प्रांत चाइना का उत्तर में, सक्सगम वैली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में आपके सामने में पाकिस्तान है, और पूरब में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये सक्सगम वैली फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर है। यही इंदस रिवर है, इधर से एक नदी आ रही होती है, कौन सी? ये नदी आती है गिलगिट, और इसी गिलगिट नदी में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? हुंजा। ठीक है, ये स्थितियां बनती हैं। हुंजा गिलगिट की सहायक है, गिलगिट जाकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, ओके, चलिए, तो बहुत शानदार आपको मैंने यहाँ बताया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट अक्साई चीन के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा सदर्न मोस्ट पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले में। अभी आपको मैं अक्साई चीन का एक आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग पीओके और इंदिरा कॉल और सक्सगम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, इन सब को समझ चुके हैं, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है यूपीएससी का, और काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जो कंटेंट मैं आपको करवा दूंगा आपके किताब में भी नहीं मिलेगा, ढूंढ कर देख लीजिएगा। मैं किताब के नाम बता देता हूँ। डी खुल्लर इतनी मोटी सी बुक है, माजिद हुसैन की बुक है, और महेश बर्णवाल की बुक है परीक्षा वाणी। जो बुक पढ़ना है पढ़ लेना, हमारे कंटेंट से ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिल पाएंगे।
ठीक है, अब देखिए आपकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अक्साई चीन, डिस्प्यूट ओवर अक्साई चीन। जरा सा देखते हैं कि क्या स्थिति है। अक्साई चीन का जो रीजन है, यहाँ 3-4 लाइन आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, जो कि जॉनसन लाइन है, मैकडोनल्ड्स लाइन है, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और 1962 वाला जो एलएसी लाइन है, उन सबको आपको जानकारी करना है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, two borders between India and China were proposed, that is the Johnson lines and मैकडोनल्ड लाइन। ध्यान रखिएगा, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन ये ब्रिटिश काल में ही ये प्रपोज किए गए थे, जिसको कि चाइना नहीं मानता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, द जॉनसन लाइन प्रोपोज इन 1865 shows अक्साई चीन इन अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, अब नाउ लद्दाख। मतलब कि जो जॉनसन लाइन जो है वो आपको दिखाता है कि पूरा का पूरा एंटायर अक्साई चीन जो है वो हमारा भाग है, अंडर इंडियाज कंट्रोल। वेयर एज मैकडोनल्ड लाइन प्रपोज्ड इन 1893 प्लेसेस इट अंडर चाइनाज कंट्रोल। अब मैकडोनल्ड लाइन जो है ये कहता है कि ये चाइना के कंट्रोल में है। इंडियाज कंसीडर्स जॉनसन लाइन, भारत जो है जॉनसन रेखा को मानता है, इसी को सही मानता है, राइटफुल मानता है, और इसी को नेशनल बॉर्डर मानता है चाइना के साथ में। while on the other hand चाइना कंसीडर द मैकडोनल्ड लाइन एज द करेक्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर अक्साई चीन का डिस्प्यूट यहाँ पर आ गया। चाइना कंसीडर्स द मैकमोहन लाइन इलीगल and unacceptable, claiming that Tibetan's representatives who had signed the 1914 convention held in the Simla, which delineated the McMahon line on the map, were not having rights to do so। ये आपको कहने को पॉइंट दिया गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने रखा है, आप इसको ये आप साइट पर सर्च मार कर देख सकते हैं ऑनलाइन में। ये अच्छा मैटर आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अगर आपको कुछ और डिटेल्स में पढ़ना हो कि कैसे मेजर ओल्डी बेग और शैतान सिंह ने लगभग 150, ध्यान रखिएगा, 1962 की लड़ाई जब हुई, परमवीर चक्र दिया गया था शैतान सिंह को। 150 भी नहीं थे, 130 लोगों के आसपास संख्या थी उनके पोस्ट पर, और लगभग 1200 से 1300 चीनी सैनिकों को अकेले खदार दिया था बढ़िया से। और वो शहीद हुए थे वहां पर, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। लेकिन आप सोचिए कि कैसे, क्या योद्धा रहे होंगे और क्या उनके टीम के लोग रहे होंगे कि 120-130 लोग मिलकर 1200 चीनी सैनिकों को भगाया था। तो ये आपको मैं बताता हूं, जरा सा देखिए इसको ध्यान से। ये आपके सामने आ रहा है अक्साई चीन दैट इज ऑक्युपाइड बाय चाइना। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये जो लाइन जो आप जो देख रहे हैं, ये लाइन है आपको जॉनसन लाइन। जो भारत जो दिखा रहा है, ये लाइन है आपको जॉनसन लाइन। यही है जॉनसन रेखा, जो दिखाता है कि पूरा का पूरा अक्साई चीन हमारा है। क्योंकि 1914 में जो शिमला सम्मेलन हुआ, तो तिब्बतन जो उस समय तिब्बतन जो भाग था वो भारत के अंतर्गत ही आता था, लेकिन स्वतंत्रता की मांग चल रही थी वहां पर। चाइना पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाया था, और हम भी अपोज ही करते थे कि तिब्बत एक ऑटोनोमस नेशन बनेगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। ये तो 1957 में आके नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया था, हु इज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, that the Tibet would be declared as an autonomous nation or either it will be the part of China। ये नेहरू जी की गलती थी जो 1957 में एक्सेप्ट किया था प्राइम मिनिस्टर, जो कि देश का प्रमुख माना जाता है कार्यकारी रूप से, और उनकी ये उद्घोषणा थी कि तिब्बत या तो स्वतंत्र राष्ट्र होगा या फिर यह चीन का भाग होगा, हमारा अभिन्न अंग नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती थी। आज भी कहता हूं, हमारे बाबा महादेव जो कि कैलाश पर्वत पर रहते, वो कैलाश पर्वत जो हमारा था, आज नेहरू की एक गलती ने वो कैलाश पर्वत जाने से हमें मरहूम कर दिया। और कैलाश पर्वत जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है साथियों, ऐसे आप जा नहीं सकते क्योंकि वो चीन में है। अब ये गलती किसकी, स्वयं विचार कीजिए। तो अब देखिए, एट प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन सेपरेटिंग इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख फ्रॉम अक्साई चीन। इट इज कंकरेंट विद द चाइनीज अक्साई चीन क्लेम लाइन। अब ये जो लाइन जो आपके सामने में आ रहा है, ये लाइन है आपको LAC लाइन। ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज LAC।
जो हम लोग मान रहे हैं। तो जॉनसन लाइन आपको मैंने दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं जरा सा कौन सा, तो ये लाइन देखिए जरा सा, मैकडोनल्ड लाइन। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए दिख रहा होगा, बाकी स्लाइड में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये जो देखिए ये डॉट 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 दिख रहा है, इंडियाज, ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, इंडियाज क्लेम लाइन बेस्ड ऑन द जॉनसन लाइन देखिए ऑफ 1865। 1865 का जो लाइन जो है वो आपको ये काराकोरम पास है, और यहां से लेकर ये पूरा का पूरा भाग जो आप जो देख रहे हैं, ये आपको भारत का बॉर्डर लाइन है। किसके साथ में? तो भारत का बॉर्डर लाइन है आपको चीन के साथ में। आप लोगों को आगे एक क्वेश्चन बनता है लनकला से। लनकला से किधर की ओर जाते हैं? तिब्बत की ओर जाते हैं। लनकला वो आपको दिखाया गया। यहां पर आप देख रहे हैं पोंगोंग सो झील दिखाया गया है। पोंगोंग सो झील दिखाया गया है जो भारत चीन के मध्य है। भारत चीन के मध्य दिखा रहे हैं। मैक्सिमम पार्ट जो इसका है, मैक्सिमम पार्ट इन चाइना आप दिखाते हैं, चाइना तिब्बत, इंडिया में नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया भारत का। अब एक चीज मैं बताऊं कि यहां पर आ रहा है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन 1899 एक्सेप्टेड बाय चाइना अंटिल 1959। और 1959 तक देखिए, 1959 तक समझिएगा चीजों को, 1959 तक यही वो रेखा है जो कि चीन के पास था। 1959 तक ये भाग है जो चीन के पास आपको देखने को मिल रहा है। समझिएगा चीजों को, चीन के पास में मतलब कि 1959 तक यहां था चाइना, और इसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने शुरू हुए, और पूरा देश सोच रहा है कि हम सब तो भाई है, और उधर से चीनी लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया साथियों। और ये कब्जा करते करते यहां तक पहुंच गए। देख रहे, इस पूरे भाग पर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये गलवान वैली पूरा का पूरा यहां पर आप देखेंगे सब पूरे भाग को कब्जा कर लिया। और 1962 में, 1962 में ये पहुंच गए कहां? तो 1962 में ये पहुंच गए। ये वाला लाइन जो आप जो देख रहे हैं, दिस वन इज 1962 का ये भाग है। देखिए ये 1962 तक यहां पहुंच चुके हैं। ठीक, ये रहा आपके सामने में 1962। अभी ये रुका भी नहीं, अभी भी नहीं रुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाइयों, इस जो पार्ट जो है चाइना जो क्लेम कर रहा है और जो भाग तक पहुंच गया था, मैं आपको बता दूं जरा सा, ये जो लाइन जो आप जो देख रहे हैं, अब देखिए ये जो लाइन जो आप जो देख रहे हैं, जो डेप्सांग प्लेन्स होकर जा रहा है, यहां पर आ चुका है चाइना। ये है आपका LAC, यही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम लोग इसको दिखाते हैं। तो 1962 में भी इस एरिया को पूरा का पूरा कब्जा किया गया। किसके द्वारा? चीनी लोगों के द्वारा। 1962 तक तो यहां पहुंच गए थे। फिर जब चीन का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में इस पार्टिकुलर भाग पर भी उनका कब्जा हो जाता है, और लास्टली यही सीज फायर रेखा बनता है, और इसी को नाम दे दिया गया क्या? LAC नाम दे दिया गया साथियों। तो अगर कभी क्वेश्चन बने, जॉनसन रेखा जो है, जो भारत मानता है वो जॉनसन रेखा है। 1959 तक चीन जो मानता था वो मैकार्टनी मैकडोनल्ड रेखा था। 1962 तक, 1959 से 62 में 3 साल में इतना एरिया कब्जा किया, और 1962 में इतना एरिया कब्जा कर लिया। सोचिए साथियों, ये 1 साल में इतना एरिया इसने कब्जा किया पूरा का पूरा। अब देखिए ये पोंगोंग सो का झील जो है, ये भी मैक्सिमम एरिया आपको कवर करता हुआ चाइना यहां पर दिख जा रहा होगा। ठीक है, यही अक्साई चीन का जो रीजन है जो आपको ध्यान में रखना है। द लास्ट स्लाइड मैंने रखा है आप लोग के लिए, जो आप इसमें देख सकते हैं
चाइना के साथ बहुत डिस्प्यूट है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के रीजन में भी डिस्प्यूट है, डोकलाम में भी, जो भूटान के साथ जो रीजन लग रहा होता है वहां पर भी रीजन में डिस्प्यूट है, और ये रीजन तो है ही है। यही आज के इस वीडियो में मैं रखना चाहूंगा इस स्लाइड में। अगले स्लाइड जो होंगे वो सदर्न मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का समय हो रहा होगा। मैं हर एक चीज को डिटेल्स में लेकर चल रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन एक भी इधर का उधर नहीं होगा। आईएएस का क्वेश्चन बना लेना, अगर एक क्वेश्चन इधर उधर हो तो फिर बताना। तो ये आप लोगों के लिए मेरी पहली वीडियो है, अंदाज आपको लग गया होगा कि क्या आगाज हमने किया और किस लेवल के नॉलेज को लेकर मैं चलने वाला हूं आप लोगों के साथ में। आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने वाले हैं, जोश बना के रखिएगा, फील आनी चाहिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार। और जो हमारी टीम है वो बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज डिफरेंट डिफरेंट प्रेस्टिजियस पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस आईआरएस हो, एसडीएम डीएसपी हो। अगली बारी आपकी होने वाली है, तो खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि खुद पर आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।